नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पहला अध्याय अहमदनगर का किला। भारत की खोज पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। भारत की खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि अंग्रेजी में लिखी हुई है, उसका हिंदी अनुवाद है। यह पुस्तक उन्होंने 1944 में अहमदनगर के किले में 5 महीने के कारावास के दौरान लिखी थी। नेहरू जी ये अच्छे लेखक थे और उनकी निम्न रचनाएं और हैं से विश्व इतिहास की झलकियां, भारत की खोज, आत्मकथा, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत की खोज पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक की सभ्यता संस्कृति का बहुत ही रोचक वर्णन किया है और उनकी ये पुस्तक 1946 में प्रकाशित हुई थी। पहले हम अहमदनगर के किले के बारे में जानेंगे। अहमदनगर का किला महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में भिंगर नदी के ऊपर ये किला स्थित है। इसका निर्माण 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान हुआ था और निजाम शाही वंश के जो पहले सुल्तान थे मलिक अहमद, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस अहमदनगर के किले को जेल के रूप में इस्तेमाल किया था। अहमदनगर में नेहरू जी की ये 9वीं जेल यात्रा थी, यानी कि वो 8 बार पहले इससे जेल जा चुके थे। उन्हें यहाँ आए हुए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब वे यहाँ पहुँचे तो शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। बच्चों, मैं आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में बता देती हूँ। हमारा महीना 30 दिन का होता है, 30 से 31 दिन का। उसमें 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के दौरान रातें अंधेरी होती हैं और जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो चाँद का नया आकार शुरू हो जाता है। जैसे कि चाँद हर दिन जो है बड़ा होता जाता है उस दौरान जो है, तो उसी की बात यहाँ की जा रही है। और तब से हर बार चाँद नेहरू जी को नया लगता था। तो ये चाँद उन्हें याद दिलाता है कि कारावास में उनका 1 महीना पूरा हो चुका है। चाँद उनके बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। सहचर का मतलब होता है साथ चलने वाला। नेहरू जी को ऐसा लगता था कि जैसे चाँद उनके इस बंदी जीवन के साथ साथ ही चल रहा है और वह इस बात की भी याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। हमारा ये पार्ट अहमदनगर का किला ये 2 भागों में विभाजित है, अतीत का भार और अतीत का दबाव। पहले हम अतीत के भार के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर नेहरू जी ने अपने बारे में बताया है, तो अपने आप को संबोधित करते हुए वो लिख रहे हैं, दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी शुरू कर दी। यानी कि नेहरू जी ने वहाँ भी जो है फूल पौधे लगाना शुरू कर दिया था। रोज़ाना नेहरू जी तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियाँ बनाते थे। इससे उनका समय भी व्यतीत होने लगा था। लेकिन अहमदनगर के किले की मिट्टी बहुत ही ख़राब थी, पथरीली थी और पुराने मलबे के अवशेषों से भरी हुई थी। जैसे जो किला था वो टूट फूट कर मिट्टी में मिल चुका था, तो उसके अवशेष मिट्टी में मिल चुके थे। तो ऐसे में क्यारियाँ बनाना बहुत ही मुश्किल था। और नेहरू जी बताते हैं यहाँ का इतिहास कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है, लेकिन इससे जुड़ी हुई घटना हर किसी को याद आती है। जैसे चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी। बच्चों, जैसे आपने झांसी की रानी के बारे में सुना है, वैसे ही चांद बीबी नाम की भी एक महिला थी जो बहुत साहसी थी। जब अकबर ने उसके किले पर आक्रमण किया था तो उसने अपने किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना को मतलब सेना का नेतृत्व किया था, सेना को गाइड किया था। लेकिन उसकी हत्या भी उसके अपने ही आदमी ने कर दी थी, इसलिए वो मारी गई थी। तो वो घटना अहमदनगर के किले से जुड़ी हुई है। वहाँ पर वो घटना नेहरू जी को याद आती है। खुदाई के दौरान नेहरू जी को ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। यानी जब नेहरू जी ने खुदाई शुरू की तो किले के जो गुंबद थे और इमारत के हिस्से को टूट फूट कर जो नीचे दब गए थे वो उन्हें मिले।
वह खुदाई के लिए बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि उन्हें अधिकारियों से इजाज़त नहीं मिली थी। इसलिए उनके पास इस काम को करने के जो भी साधन थे तो उनसे उन्होंने की, पर्याप्त साधन भी उनके पास नहीं थे खुदाई करने के लिए, तो जितना वो कर सकते थे उतना ही उन्होंने किया। अब उन्होंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। जब वो हार गए तो कुदाल तो छोड़ दिया खुदाई करने का काम, और कलम उठा ली लिखने के लिए। पर उन्होंने कहा वह ना तो पैगंबर की भूमिका निभाकर भविष्य के बारे में लिख सकते हैं, ना अतीत के बारे में किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में लिख सकते हैं। अब यहाँ नेहरू जी सोच में पड़ गए कि वो कोई पैगंबर तो है नहीं जो भविष्य को बता देंगे, ठीक है, तो भविष्य के बारे में भी नहीं लिख सकते और अतीत के बारे में भी नहीं लिख सकते, क्योंकि उसे इतिहासकार या विद्वान होते हैं वही लिख पाते हैं। वह पहले की तरह अपने आज के विचारों और जो भी क्रियाएं वो कर रहे थे उसके साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में ही कुछ लिख सकते हैं। गेटे ने एक बार कहा था, गेटे जो है एक जर्मनी के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, कवि हैं, तो उन्होंने ऐसा एक जो कथन लिखा हुआ है, ये उन्होंने कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। यानी कि गेटे जो कि जर्मनी के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, उनके अनुसार जो है कि अगर हम अतीत के बारे में कुछ लिखते हैं तो वो हमारे मन को एक तसल्ली देता है और हमारे मन के बोझ को हल्का करता है, ऐसा उनका कहना था। अब हमारा इसका दूसरा पार्ट अतीत का दबाव। अतीत भला हो या बुरा हो दोनों ही रूपों में प्रभावित करता है, यानी हमारे बीते हुए समय में चाहे खुशियाँ हो या दुख हो वो हर तरह से हमें प्रभावित करता है। अच्छा हो वर्तमान अच्छा नहीं हो तो ये दबाव दम घुटने वाला हो जाता है। जैसे अतीत हमारा बहुत अच्छा है लेकिन आज हमारा अच्छा नहीं जा रहा है तो आदमी अंदर ही अंदर घुटने लगता है। जैसे भारत और चीन की सभ्यताएं। नेहरू जी अपनी विरासत के बारे में बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इसे हजारों सालों में हासिल किया है, और वाकई सच बात है। जो भी हमारे देश में जो पुरानी संप्रदाय हैं तो उनको जो है बहुत ही मेहनत से पूर्वजों ने हजारों सालों में इसे बनाया है, जिसमें पूरी मानव जाति की हिस्सेदारी है। यानी कि सभी लोग उसमें शामिल हैं, जितने भी व्यक्ति हैं सभी का उसमें योगदान है उसे बनाने में। हम सब विरासत के वरिष्ठ हैं, यानी नेहरू जी ये कहना चाहते हैं कि उसी विरासत के हम वरिष्ठ हैं, यानी कि बहुत ही बुजुर्ग हैं। नेहरू जी कहते हैं कि हम भारतवासियों की विरासत की एक ख़ास बात है कि अपने आप को किसी से अलग नहीं समझते, यानी कि हम सब में घुल मिल जाते हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि अपनापन हमारे खून में हमारे जिस्म में अच्छी तरह से समाया हुआ है और इसी से हमारा वर्तमान स्वरूप भी बना है। ये विश्व बंधुत्व की भावना हमारी विरासत में है। अब नेहरू जी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं यानी हम सभी को अपना भाई बहन समझते हैं, सभी को अपनत्व के भाव से देखते हैं। ये हमने आज नहीं सीखा, हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। यानी हमारे देश में ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रथा चलती आ रही है, अपनत्व के भावना वाली, बंधुत्व की भावना वाली। और वे कहते हैं कि इसी विशिष्ट विरासत के बारे में वे लिखना चाहते हैं। अभी तक तो नेहरू जी को कोई टॉपिक मिला नहीं था लिखने के लिए, लेकिन अब उनकी समझ में आ गया कि उन्हें क्या लिखना है। वो लिखना चाहते थे कि जो हमें अपनी विरासत में मिला है, बंधुत्व की भावना, इसके बारे में वो लिखेंगे। विषय बहुत कठिन था, जटिल था और उन्हें डर भी लग रहा था कि इस पर मतलब लिखेंगे कैसे, लेकिन तब भी उन्हें लगता था कि सतही तौर पर इस विषय का वे स्पर्श कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ऊपरी तौर पे जो उन्होंने विषय चुना है इसके बारे में वो लिख सकते हैं। बच्चों, ये पाठ आप स्वयं भी पढ़ेंगे ताकि इस पाठ के आपको अच्छी तरह से जानकारी मिले कि इस पाठ में क्या बताया गया है। धन्यवाद।